चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बाताग्र के बारे में, चक्रवात के बारे में और प्रतिचक्रवात के बारे में। तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या होती है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं और साथ में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसको जानने से पहले यहाँ पे बात करते हैं। जैसे वायु राशि की अगर बात करें तो वायु राशि को ठंडी एवं उष्ण वायु राशि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और यदि वायु राशि को तापमान जो है गतिशील सतह के तापमान से कम है तो उस वायु राशि को ठंडी वायु राशि कहा जाता है। उत्पत्ति क्षेत्र में वायु राशि जो होती है ठंडी स्थिर व उसमें आर्द्रता की मात्रा जो है काफ़ी न्यून होती है। जब किसी क्षेत्र में दो भिन्न भौतिक गुण वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है तो उस अभिसरण के क्रम में ये जो वायु राशियाँ होती है पूर्णतः मिल नहीं पाती और जिससे इन वायु राशियों के मध्य एक ढलुआ सीमा का विकास होता है और जिसे ही हम यहाँ क्या बोलते हैं बाताग्र की संज्ञा यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, स्थायी वायुदाब की जो पेटियाँ है उसमें स्थायी पवनें प्रवाहित होती है और इन्हीं स्थायी पवनों के क्षेत्र में ही चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तड़ित झंझा ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें। जैसे वायु राशि जो है, वायु राशि के क्षेत्र में वायुदाब जो है सदैव उच्च होता है। इन क्षेत्रों को वायु प्रवाह का क्षेत्र जो है स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि वायु राशि के सीमांत क्षेत्रों से जो है वायु निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रतिचक्रवातीय विशेषताओं का एक क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या फिर बैठने की प्रवृत्ति रखती है। बृहद मध्यवर्ती क्षेत्र में तापमान एवं वायुमंडलीय नमी में समरूपता देखने को मिलती है। चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं जो है केंद्र की ओर प्रवाहित होती है और इस निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित चक्रवाती वायु प्रणाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित होता है। मतलब दोनों गोलार्धों में ये जो है आपको घटना देखने को मिलती है। उत्तरी प्रशांत में अल्यूसियन द्वीप के निकट के जो क्षेत्र है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः 45 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसके मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इनकी आदर्श उत्पत्ति महासागरीय धरातल पर होती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी निम्न वायुदाब जो केंद्र है उस पर शीत ऋतु में शीतोष्ण जो चक्रवात उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये हमने देखे यहाँ पे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ जो है क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए और कुछ मॉडल आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखने मिलेगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। और देखिए यहाँ पे देखें पहला जो है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बाताग्र। बिल्कुल सही है, जो कि हमने पहले पढ़े थे। इसके अलावा बाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, सही पूछा गया था तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है,
यहाँ देखिए वाताग्र के संबंध में दोनों कथन यानी कि वायु का वह विशाल एवं बृहद भाग जिसमें तापक्रम एवं आर्द्रता जैसी क्षैतिज भिन्नताएं अत्यधिक कम होती है वायु राशि कहलाती है। वायु राशि ही वाताग्र निर्माण हेतु काफ़ी उत्तरदायी मानी जाती है। वाताग्रों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको वाताग्र जनन कहते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र हम देखें तो मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी मुख्य विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इस कारण वायु ऊपर उठती है जिससे बादलों का निर्माण होता है और जिसके फलस्वरूप वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में जो है कथन, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आक्रामक तूफान होते हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विनाशकारी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात व प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहा जाता है। तो ये जो है वाताग्र को ही चक्रवात और प्रतिचक्रवातों का पालना कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है चक्रवातों में जो है हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में रहती कैसी रहती है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये देखने को मिलती है हवाई की दिशा। ठीक है, चक्रवात के समय। नेक्स्ट है यहाँ पे हरिकेन है। हरिकेन एक प्रकार का क्या है, चक्रवात है, परंतु चक्रवात किस प्रकार का है, ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी नंबर का राइट आंसर। और देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये जो है चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संचालन के लिए जो है गर्म नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अटलांटिक महासागर के बेसिन में होती है और इन चक्रवातों की विशेषता है कि इनमें आंधियां तो आती है परंतु वाताग्रों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो चक्रवात का आकार जो है अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के समान होता है, गलत। ठीक है, क्योंकि यू अक्षर के समान होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्वाधिक हिंद महासागर में आते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि हिंद महासागर बस में नहीं आते। दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ गलत होंगे, डी नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है यू आकार के बनते हैं और ये हिंद महासागर में आकर कैरिबियन सागर, हिंद महासागर, फिलीपींस सागर तीनों जगह ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उनके स्थानीय नाम के अनुसार यहाँ पे मिलाना है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यहाँ पे देखिए तो हैरिकेन आपको सही है, कैरिबियन सागर में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद टाइफून की अगर बात करें तो टाइफून आपको पूर्वी चीन सागर में देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए आपको जो बेगियो जो आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है और टाइसू आपको जापान में देखने को मिलता है। इस हिसाब से अगर देखें तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए जोड़ी यहाँ मिला सकते हैं टेबल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है दोनों में मतलब तीनों चीज़ें जो जोड़ी बनी हुई हैं इनमें से आपको सही बताना है, सही को सम्मिलित करना है। तो देखिए कैरिबियन सागर के जो है अटलांटिक महासागर ये देखने को मिलता है, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में। ठीक है, और मेडागास्कर आपको अटलांटिक में, ये गलत है क्योंकि मेडागास्कर आपको हिंद महासागर के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो एक और दो सही है यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ देखिए हिंद महासागर के अंतर्गत आपको मेडागास्कर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मॉरिशस ये देखने को मिलता है। बाकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हैं और प्रशांत महासागर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। बर्कनीज के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए बर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवात की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र है। ठीक है, तो एलिसियन द्वीप के निकट, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़े थे। आइसलैंड द्वीप के निकट, बिल्कुल सही। और न्यूफाउंडलैंड, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो प्रतिचक्रवात शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ देखिए जो है सबसे पहले ये बर्मिंघम इंग्लैंड के मौसम वैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने किया था। प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब के विशाल क्षेत्र होते हैं जिसमें चक्रवात के विपरीत वायुमंडलीय धरातल यानी चक्रवात के विपरीत होते हैं
और ये वायुमंडलीय धरातल की हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। यह वायुदाब की अंडाकार तथा गोलाकार संरचना है जिसमें सबसे अधिक वायुदाब जो है केंद्र में होता है। प्रति चक्रवात में हवाओं की गति की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की गति जो है घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए एक प्रति चक्रवातीय क्षेत्र दो चक्रवातीय क्षेत्रों के मध्य उपस्थित होता है, सही है। और प्रति चक्रवात लगभग दीर्घवृत्तीय आकार के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर 1 और 2 दोनों। बादल परिणाम होते हैं, बादल किसका परिणाम होते हैं? बादल परिणाम होते हैं संघनन का, ना कि बाष्पीकरण का, सामान्य ताप हवादार का और कैटाबैटिक हवा का। तीनों ऑप्शन यहाँ गलत है, संघनन का यहाँ पे परिणाम होते हैं बादल। भारत में आने वाले जो चक्रवात है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत में सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। भारत में तूफान की जो उत्पत्ति है केवल अरब सागर में होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ देखिए आपको दोनों ऑप्शन गलत, यानी कि डी नंबर का ना तो 1 ना तो 2। तो ये देख लेते हैं, यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो भारत में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ना कि शीत कटिबंध मतलब शीतोष्ण वाले, ठीक है। यहाँ देखिए शीतोष्ण दिया था इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत देखने को मिलता है, ठीक है। और भारत में आने वाले चक्रवात अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों स्थान पर आते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जो अक्षांश है उसमें दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ये इसका कारण है। इसके कारण यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है, देखिए जो विली विली है, विली विली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद हैरिकेन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए टाइफून आपको चीन में देखने को मिलेगा और वोगियो आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस में। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 1 4 3। यहाँ देखिए कथन दिया है, कथन में आपको बताना है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण है बताया गया है कि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। और जो देखिए यहाँ ए और आर होना था, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है यानी कि बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। फिर मिलाना, यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कही गई है। तो देखिए फिर से वही चक्रवात वाली स्थिति आ गई। हाँ यहाँ देख सकते देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बिली आपको देखने मिलेगा। और अगर चीन की बात करें तो चीन जो है चीन के अंतर्गत टाइफून देखने को मिलेगा। भारत की अगर बात करें तो भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत में आपको चक्रवात देखने को मिलेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको हैरिकेन देखने को मिलेगा। तो बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाताग्र के संबंध मतलब बाताग्र के संबंध में कौन कौन से कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए बाताग्रों की उत्पत्ति के लिए निम्न 2 दशाओं का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर नहीं होगा। बाताग्र एक ही रेखा में नहीं पाए जाते, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाताग्र लंबवत रूप से भी गतिशील होती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए बाताग्र हेतु 2 भिन्न वायु राशियां अपसरण आवश्यक है, गलत। और यहाँ पे बोला गया था गलत को ही छांटना है, तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में जो है पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? ये सूचक है किसका? तूफान का सूचक है, ठीक है। सुमिलित करना है फिर से, देखिए यहाँ पे वायु राशियाँ दी गई है और उसका क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए एमपी जो है कहाँ से संबंधित है? ये जो है उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। एमई आपका दक्षिणी प्रशांत से संबंधित है। एमटी जो है आपका कहाँ से संबंधित है? एमटी आपको मध्य प्रशांत से संबंधित देखने मिलेगा और सीटी आपको उत्तरी अफ्रीका से संबंधित। तो यहाँ देखिए आपको ए नंबर का राइट आंसर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम से जो है किसकी उत्पत्ति संभव है? जेट स्ट्रीम से आपको चक्रवात की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है, प्रति चक्रवात की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है, मानसून की भी। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना। देखिए उपोष्ण जेट स्ट्रीम की स्थिति क्षोभ सीमा के पास 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में पाई जाती है, बिल्कुल सही है।
ध्रुवीय बाताग्र जेट स्ट्रीम की स्थिति 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, गलत है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के मार्ग गर्मियों में ध्रुवों की ओर तथा सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। और देखिए मध्य जो अक्षांशीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति तापांतर के कारण होती है, ध्रुवीय बाताग्र से गहरा संबंध है और इनकी उत्पत्ति इनकी स्थिति जो है 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में होती है, ना कि एक गोलार्ध में होती है। उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में संदर्भ में तुलना के संदर्भ में निम्न कथन में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और महासागर दोनों में विकसित होते हैं, बिल्कुल सही। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय महासागरों पर विकसित नहीं हो सकते, तो ये गलत ऑप्शन होगा। उसके अलावा तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार तुलनात्मक रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। तो यहाँ देखिए पहला और तीसरा फिर से सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ देखिए सी नंबर का राइट आंसर होगा। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीयों के मध्य आपको जो है थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। और ये देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय महासागरों पर ही विकसित हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर आप पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे हैं बाताग्र, चक्रवात, प्रतिचक्रवात के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें, उनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता है जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।